भारतीय संविधान के संदर्भ में जैसा कि कल हमने चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और इसका निर्माण एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया था, जो कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत निर्मित की गई थी। एक बार अच्छा, जो साथी जुड़ चुके हैं, आवाज आ रही है, इसको कंफर्म कर दें। जितने भी छात्र जुड़ चुके हैं, एक बार कमेंट के माध्यम से, क्योंकि मुझे यहाँ से पता नहीं चल पा रहा है कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है। पार्वती जी, प्रियंका साहा, आप लोगों का स्वागत है। अगर आवाज आ रही है तो आप बताने का कष्ट करें। क्योंकि तत्पश्चात ही मैं अपनी कक्षा को आगे सुचारू कर पाऊंगा। हाँ, तो मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि आवाज आ रही है। तो इस सत्र को प्रारंभ करने के पश्चात ही मुझे अभी मैसेज प्राप्त हुआ है कि 11 बजे कुछ आवश्यक कार्य से कॉलेज जाना पड़ेगा। तो इसलिए आज की कक्षा को मैं, जो हमारा टाइमिंग होता है 1 घंटा, उतना नहीं ले पाऊंगा, मात्र आधा घंटा मैं आज की कक्षा ले पाऊंगा। तो सीधा प्रारंभ करते हैं आज के विषय को। तो जैसा मैं आपको कल बता रहा था, आज हम अध्ययन करेंगे संविधान सभा और जो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह एक तो बीए का सिलेबस है, इसके अतिरिक्त एमए में भी यह सिलेबस है और नेट के सिलेबस में भी यह सिलेबस है। तो इन सभी छात्रों के लिए यह लेक्चर लाभदायक होने वाला है। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि आखिर संविधान सभा कहते किसे हैं। तो एक प्रतिनिधियों की ऐसी सभा, वो निर्वाचित हो सकती है, मनोनीत हो सकती है, और प्रतिनिधियों की सभा जिसके माध्यम से किसी राष्ट्र के संविधान का निर्माण किया जाए, उसे संविधान सभा कहते हैं। और भारत के संदर्भ में कैबिनेट मिशन योजना के तहत इस संविधान सभा का निर्माण किया गया था और इसमें लगभग 389 सदस्य यानी कि 389 मेंबर्स शुरू में थे, किंतु मुस्लिम लीग ने जब पृथक पाकिस्तान की मांग उनकी पूरी हो चुकी थी तो अपने सदस्यों को वापस बुला लिया था, जिस कारण इसमें बाद में 389 के स्थान पर सिर्फ 299 यानी कि 299 मेंबर्स बच गए थे। तो इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और संविधान सभा को जानने से पूर्व एक प्रश्न मन में यह भी उठता है कि संविधान कहते किसे हैं, आखिर संविधान है क्या चीज। तो संविधान, अगर साधारण शब्दों में बात करें तो संविधान किसी देश के नियमों को चलाने के लिए या किसी देश को चलाने के लिए नियमों का मूल संकलन है, जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो उसे हम संविधान कह सकते हैं। यानी कि नियम नहीं है, पर नियमों की मूल विधि जो होती है, यानी कि जिसके आधार पर किसी देश के नियम कानून बनाए जाते हैं, उस मूल विधि को हम संविधान कहते हैं। दो अलग अलग बातें आ रही है, एक हो गया नियम या कानून और एक हो गया नियम कानूनों की मूल विधि, यानी कि जिस आधार पर उन कानूनों और नियमों का निर्माण किया जाएगा तो उसे नियमों की मूल विधि कह सकते हैं। तो उस मूल विधि को ही संविधान कहते हैं, यानी कि उस संविधान के आधार पर ही किसी देश को संचालित करने के लिए उस देश के जो भी कानून निर्मित किए जाएंगे, चाहे वो व्यवस्थापिका से संबंधित हो, चाहे वो कार्यपालिका से संबंधित हो, और चाहे वो न्यायपालिका से संबंधित हो, चाहे वो उस देश की जनता से संबंधित हो, चाहे वो उस देश के शासकों से संबंधित हो। मतलब कहने का अर्थ यह है, देश के भीतर या राष्ट्र के भीतर किसी भी व्यक्ति से संबंधित कानून निर्माण किए जाते हैं तो उस संविधान की मूल विधि को आधार पर रखते हुए ही उस देश में कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो उसे हम संविधान कहते हैं। उसके पश्चात अब हम चलते हैं भारतीय संविधान सभा के गठन पर। दो विषयों को हमने समझा, संविधान और संविधान सभा। उसके पश्चात हम चलते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन। तो जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि कैबिनेट मिशन योजना, इसका मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह क्वेश्चन
कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वन डे एग्जाम्स में, और जितने भी प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अगर उसमें पॉलिटी का सिलेबस हो तो वहाँ ये क्वेश्चन बहुत सामान्य है कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आपने ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही भारतीय संविधान का, जो भारतीय संविधान सभा थी, उसका निर्माण किया गया। तो उसके पश्चात अब जैसा कि आपको मालूम ही है कि 1946 में इस कैबिनेट मिशन योजना को भारत भेजा गया था, और इसे कैबिनेट मिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो 3 सदस्य थे, वो तीनों के तीनों सदस्य ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्री थे और उच्च पदों पे आसीन थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कैबिनेट यानी कि जो ब्रिटिश कैबिनेट थी, उसके ये सदस्य थे, तीनों के तीनों, और उनको भारत भेजा जाता है भारत की आज़ादी के संदर्भ में, और भारत में संविधान निर्माण किस प्रकार होगा, क्या उसकी प्रक्रिया होगी, उस संदर्भ में इनको यह कार्य दिया जाता है, उन्हें भारत भेजा जाता है। तो उनके जो रिपोर्ट वो अपनी संसद में प्रस्तुत करते हैं, उस रिपोर्ट के आधार पर ही भारतीय संविधान का निर्माण, उस रिपोर्ट के आधार पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, वो भारत की आज़ादी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित करती है, और उस आधार पर ही कैबिनेट मिशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उस आधार पर भारत को आज़ादी दी जाती है, और उसी के आधार पर जो उसने बातें रखी थी कि किस प्रकार संविधान का निर्माण किया जाएगा, तो उस आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो जो संविधान सभा थी, उसमें जैसा कि मैंने बताया, जब 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक होती है, तो उस समय इसमें 389 यानी कि 389 मेंबर्स थे, और मुस्लिम लीग इसमें सम्मिलित तो हो गया था, किंतु पूरे मन से नहीं था। उस समय मुस्लिम लीग को एक आशा और उम्मीद थी कि हो सकता है हमें पृथक पाकिस्तान या पृथक राष्ट्र मिल सके, किंतु वह इसमें सम्मिलित इसलिए हुआ था कि अगर हमको अपना पृथक राष्ट्र नहीं मिल पाता है, तो हम इस संविधान सभा के माध्यम से अपनी मांग को बार बार उजागर करते रहेंगे। इसलिए वह जो भारतीय संविधान सभा थी, या यूं कहें जो संविधान सभा थी, उसमें सम्मिलित होता है, और उसमें बार बार इसी मांग को रखता है कि हमें पृथक राष्ट्र दिया जाए। और उसकी वो मांग बाद में जो भारत शासन स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, उसमें स्वीकार कर भी दी जाती है। इसलिए बाद में वो अपने मेंबर्स को वापस बुला लेता है संविधान सभा से, और इस प्रकार कुल 299 मेंबर्स भारतीय संविधान सभा में बच जाते हैं। जो शुरू में 389 मेंबर्स थे, कई बार ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि जो 389 मेंबर्स थे, उनका संकलन किस प्रकार हुआ था, यानी कि प्रांतों से कितने से थे, देसी रियासतों से कितने थे, और जो कमिश्नरी क्षेत्र थे वहां से कितने सदस्य थे। तो आपको ध्यान रखना है 292 मेंबर्स प्रांतों से थे, यानी कि जो ब्रिटिश प्रांत थे उनसे थे। उसके अतिरिक्त 4 सदस्य जो ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र थे वहां से थे, और जो 93 मेंबर्स थे, वो जो भारत में देसी रियासतें थी, यानी कि स्वतंत्र रियासतें थी, उन स्वतंत्र रियासतों से 93 सदस्य चुने गए थे। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 389 सदस्य, जब प्रथम बैठक भारतीय संविधान सभा की होती है, तो उसमें 389 मेंबर्स थे, और मुस्लिम लीग के हटने के पश्चात 299 मेंबर्स रह जाते हैं। उसमें 229 मेंबर्स प्रांतों के थे, यानी कि जो ब्रिटिश प्रांत थे उसके थे, और जो 70 मेंबर्स थे वो देसी रियासतों के बच जाते हैं। तो ये थी भारतीय संविधान सभा के गठन, यानी कि किस प्रकार इसका गठन हुआ था। और लगभग 22 समितियों का निर्माण संविधान सभा ने अपने कार्य को करने के दौरान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, जब जिसमें उसने अपने संविधान का निर्माण किया, तो 22 समितियों का निर्माण किया गया था, जिसमें से जो 12 समितियां थी वो मूल मामलों से संबंधित थी, यानी कि अलग अलग जो विषय थे, किस प्रकार हमारे संविधान को होगा, कि व्यवस्थापिका कैसी होगी, कार्यपालिका कैसे, झंडा समिति, अलग अलग प्रकार की 12 समितियां मूल विषयों से थी। और जो 10 समितियां थी वो कार्य विधि, यानी कि कार्य को कैसे संचालित किया जाएगा, कार्य को बांटने के लिए, कि यह व्यक्ति इस प्रकार कार्य करेगा, या यह समिति ये कार्य करेगी, इस प्रकार। तो कुल मिलाकर 22 समितियां थी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि संविधान सभा ने कुल कितनी समितियों का निर्माण किया था। 22 समितिस का निर्माण या कमिटीज का निर्माण उसने किया था। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनको, क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और जो प्रारूप समिति थी उसमें 7 अन्य सदस्य भी थे, तो
प्रारूप समिति के सदस्य होने के कारण और क्योंकि संविधान का जो प्रारूप है, जिस रूप में हम आज संविधान को देखते हैं, वो रूप ढांचा उन्होंने तैयार किया था। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय जो संविधान है उसके जनक या उसका पिता होने का गौरव भी डॉक्टर भीमराव। जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है उसमें पहले एक मूल संविधान को निर्मित किया जाता है और निर्मित करने के पश्चात उसका जो प्रारूप है वो जनता के सम्मुख रख दिया जाता है, प्रेस में उसे छपा दिया जाता है और जिसके माध्यम से कि जनता उस प्रारूप का अध्ययन कर सके। तो इस प्रकार जो प्रारूप बनकर पहले तैयार हुआ था वो लगभग जनवरी 1948 से पूर्व तैयार हो चुका था और जनवरी 1948 में उसे प्रकाशित कर दिया जाता है। यानी कि जो हमारा संविधान की रफ स्ट्रक्चर था वो जनवरी 1948 तक तैयार हो चुका था, किंतु उसमें जनता की कुछ डिमांड्स हो सकती है, जनता के कुछ संशोधन हो सकते हैं, इसलिए उसको जनता के सम्मुख पेश किया जाता है और जनता से संशोधन आमंत्रित किए जाते हैं। जैसा आज के समय में भी व्यवस्था है कि जब भी किसी कानून का निर्माण किया जाए तो उसे जनता के सम्मुख अवश्य रखा जाए, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से रखा जाए, चाहे उसकी प्रतियां बांटी जाए, तो जिस रूप में भी रख सकते हैं जनता के सम्मुख जरूर रखा जाए और जनता की राय मशवरे के बाद ही उस कानून को लागू किया जाए, क्योंकि जनता जो लोकतांत्रिक राष्ट्र होते हैं उसमें जनता सर्वोच्च होती है और जनता की इच्छा के अनुसार ही शासन चलता है। इसलिए किंतु अब हमको व्यावहारिक रूप में ये प्रक्रियाएं देखने को नहीं मिलती है। बहुत कम कानूनों को इस प्रकार जनता के सम्मुख रखा जाता है। जैसे आपने जीएसटी का उदाहरण देखा होगा, तो जीएसटी को एक बार निर्मित करने के पश्चात जनता से संशोधन मांगे गए थे और जनता अपने संशोधन देती भी है। तो इसी प्रकार जो भारतीय संविधान निर्मित किया गया उसको जनता के सम्मुख रखा गया और संशोधन आमंत्रित किए गए। तो इस प्रकार लगभग 7,635 संशोधन जो संविधान सभा थी उसे प्राप्त हुए और उन 7,635 7,635 संशोधन, कहीं बच्चों को दिक्कत होती है हिंदी के शब्दों में, इसलिए मैं दोनों ही शब्दों में बोल दे रहा हूँ अंकों को। तो 7,635 अमिटमेंट्स उनको प्राप्त हुए और उन संशोधनों में लगभग 2,473 2,473 संशोधनों पर उन्होंने चर्चा की और चर्चा के पश्चात उनको संशोधित भी किया और इन सब मामलों को निपटाने के पश्चात एक जो नया प्रारूप का संविधान निर्मित हुआ उसको पुनः बनाया गया और उस संविधान को हम देखते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो इस 20 की चर्चा है उसका भी अभी हम आगे अध्ययन करेंगे, क्योंकि मैं जैसा पहले बता चुका हूँ मेरे पास आज समय ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं क्योंकि क्लास का मैं सब नोटिफिकेशन मैसेज सब कर चुका था, तो इसलिए मैंने कहा आधा घंटा क्लास पढ़ा लेता हूँ, वरना अभी मैसेज प्राप्त हुआ है कि किसी कारणवश कॉलेज में पहुंचना है। तो आप लोग इस समस्या को समझ पाएंगे और मुझे क्षमा करेंगे कि मैं आपको बीच में छोड़ के जाऊंगा। तो अब हम देख लेते हैं संविधान सभा में, जो संविधान सभा थी उसमें, क्योंकि आप जानते हैं कि तत्कालीन समय में भी बहुत सारे जो दल थे वो थे, चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, इसके अतिरिक्त कृषक पार्टी, अनुसूचित जाति परिसंघ, इस प्रकार के बहुत सारे परिसंघ थे। तो उन संघों में जो संविधान सभा में उसको कितना बहुमत मिला उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मैच द फॉलोइंग के रूप में कि आप बताइए, आपको एक तरफ पार्टियों के नाम दे देगा, एक तरफ संख्या दे देगा कि किस पार्टी से, ऊपर क्वेश्चन दे देगा कि किस पार्टी से संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो इम्पोर्टेंटली इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ही आता है, क्योंकि जो अन्य दल थे उनको बहुत कम बहुमत प्राप्त था। सबसे अधिक जो बहुमत प्राप्त था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को था और उसके पश्चात मुस्लिम लीग और उसके पश्चात सभी को बहुत कम मात्रा में, यानी कि एक आध सदस्य प्राप्त थे। चाहो तो नोट कर सकते हो। वैसे मैं बता चुका हूँ, जो छात्र नई पहली बार कक्षा में इसका कक्षा को ले रहे हैं तो उनको बता दूं कि मैं नोट्स भी व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में इसके प्रोवाइड कर देता हूं। तो चाहो तो आप नोट कर सकते हो, या फिर जब मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा तब भी आप मुझसे नोट कर सकते हो। तो जो कांग्रेस थी उसको 208 यानी कि 208 सीटें उसे प्राप्त थी संविधान सभा में। जो मुस्लिम लीग था उसको 73
यानी कि 73 सीटें प्राप्त थी। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र या निर्दलीय जो थे उनको 8 सीटें प्राप्त थी और अन्य जितने भी दल थे सभी को, उसमें मुख्यतः कृषक प्रजा पार्टी, अनुसूचित जाति परिसंघ, सिख गैर कांग्रेसी, यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम यानी कि जो साम्यवादी दल होते हैं, और यूनियनिस्ट अनुसूचित जातियां, तो इन सभी को लगभग एक सीट प्राप्त, लगभग नहीं, एक ही सीट प्राप्त थी। तो मुख्यतः आपको ध्यान रखना है मुस्लिम लीग और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको कितनी सीटें प्राप्त थी। तो 73 और 208 इसका आपने ध्यान रखना है। और जो निर्दलीय थे उनको 8 सीटें प्राप्त थी, बाकी सभी में एक एक सीटें स्वतः ही आपको याद रह जाएगी। उसके पश्चात अब हम थोड़ा सा संविधान सभा की बैठक को देख लेते हैं। इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 पहली तिथि, जिस दिन की संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और इनको अध्यक्ष चुनने का कारण यह था कि उस तत्कालीन जो संविधान सभा थी उसमें ये सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, 80 से ऊपर की इनकी एज थी। तो सबसे वृद्ध व्यक्ति जो थे उनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है 9 दिसंबर 1946। इस दिन की यही दो घटनाएं हैं। पहला कि इस दिन प्रथम बैठक होती है संविधान सभा की, और दूसरा इस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। उसके पश्चात आपको याद रखना है 11 दिसंबर 1946 यह दूसरी बैठक है। पहला इससे यह है कि यह दूसरी बैठक है। इसके अतिरिक्त इस दिन स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन कर दिया जाता है या चुन लिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में जो 11 दिसंबर या 11 दिसंबर 1946 था उस दिन इनको स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो एस.सी. मुखर्जी थे उनको उपसभापति या उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है संविधान सभा का। और जो बी.एन. राव थे, इसी दिन जो बी.एन. राव थे उनको संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुन लिया जाता है। तो इससे संबंधित 4-5 क्वेश्चंस जो बन सकते हैं 11 दिसंबर 1946 से, वो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे या समझ चुके होंगे। पहला है राजेंद्र प्रसाद जो कि अध्यक्ष चुने जाते हैं। दूसरा है आपका एस.सी. मुखर्जी जिनको कि उपाध्यक्ष या उपसभापति चुना जाता है। और तीसरे हैं बी.एन. राव जिनको संवैधानिक सलाहकार 11 दिसंबर 1946 को चुना जाता है। उसके पश्चात अब कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं संविधान सभा से संबंधित उन पे मैं चर्चा कर लेता हूँ। वैसे इस पे पहले भी इन पे चर्चा हो चुकी होगी। तो हाँ, पहला पार्ट यह है कि जो स्वराज पार्टी थी उसने सर्वप्रथम 1934 में जो संविधान सभा की मांग रखी थी। तो इसको आपने ध्यान रखना है कि संविधान सभा की प्रथम मांग स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में रखी गई थी। इसके अलावा जो भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव था उसको 22 जनवरी 1947 को पास किया जाता है। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 में रखा था। चलो इसको पुनः से देख लेते हैं कि 11 दिसंबर के पश्चात जो 13 दिसंबर की तिथि आती है उस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में रखा जाता है। अब प्रश्न यह आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव है क्या। तो उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि एक उद्देश्य जो ये संविधान सभा का निर्माण हुआ है वह संविधान सभा क्या करने वाली है और क्या इसके कार्य रहेंगे, क्यों मतलब इसका निर्माण किया गया है और क्यों यह कार्य करेगी। तो उस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर मतलब वही उद्देश्य है कि हम एक जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना वर्तमान में है लगभग वैसा ही प्रारूप उद्देश्य प्रस्ताव का था। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो बातें उल्लेखित हैं वही बातें जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया उसमें भी लगभग वही बातें थी। तो इसको आपने ध्यान रखना है। तो उस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा तीसरी बैठक में रखा जाता है और इसको 22 जनवरी 1947 में पास कर दिया जाता है कि हाँ, हम इन कार्यों को करने के लिए तैयार है, संविधान सभा इसको
स्वीकार कर लेती है। यानी कि उसमें मत होता होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव रखा तो उसपे मत और बहुमत से वो पास हो जाता है। 22 जनवरी 1947 को 2 महीने की चर्चा के पश्चात उसे पास कर दिया जाता है। इसके पश्चात जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक और भारतीय संविधान के पिता होने का गौरव प्राप्त है। और एक प्रश्न आ सकता है कि भारतीय संविधान सभा की कुल कितने दिन इनकी बैठकें चली। तो भले ही 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान को बनाने में लगे हों, किंतु 167 यानी कि 167 दिन ही इनकी बैठकें चली है। उसके अतिरिक्त का जो समय है तो उसमें आप जानते हैं कि जब पहला संविधान का प्रारूप तैयार हो गया था, तो उसमें संशोधन के लिए जब उसे भेजा गया, तो उसमें 8 माह का समय उनको दिया था लोगों को कि आप 8 माह तक जो आपके संशोधन है उन्हें भेजते रहे। क्योंकि उस समय संचार व्यवस्था और जो कम्युनिकेशन का सेटअप था, वो इतना बेहतर नहीं था आज की तरह, तो इसलिए 8 माह का समय उस तत्कालीन समय में भारतीय जनता को संशोधन को प्रस्तुत करने के लिए दिया गया था। तो उस 8 माह में कोई कार्य नहीं हुआ होगा, स्वतः ही बात है, या उस कार्य हुआ होगा तो उसको रिसीव करने का कार्य हुआ होगा। तो इस प्रकार 167 यानी कि 167 दिन ही जो संविधान सभा है उसकी बैठक चली है। उसके अतिरिक्त एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो आपको इस तिथि को ध्यान रखना है, 22 जुलाई 1947 को, यानी कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज, जो आज हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा प्लस बीच में उसके अशोक चक्र और उसमें 24 तिल्लियां हैं, तो उस राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। ये क्वेश्चन भी जो आपके वनडे एग्जाम्स हैं वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट बनता है। इसके अतिरिक्त कई बार क्वेश्चन आता है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उनका जो निर्वाचन हुआ था वह कौन सी प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो बम्बई प्रेसिडेंसी से उनका निर्वाचन हुआ था। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से निकल कर आता है। इसके अतिरिक्त जो भारतीय संविधान का राष्ट्रगान है या जो भारतीय राष्ट्रीय गान है, उसको संविधान सभा ने, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक, इसको जो संविधान सभा थी उसने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 यानी कि संविधान लागू होने से 2 दिन पूर्व ही इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। और जो सत्रों की संख्या है, सत्र यानी कि एक बैठक का पूरा क्रम, तो उसको सत्र कहते हैं। यानी कि पहला सत्र, जैसे आप जानते हैं कि ये जो हमारी संसद है उसमें 3 सत्र सालाना होते हैं, तो उसको सत्र यानी कि जब एक बार में पूरी बैठकों का क्रम चले। आप जानते हैं 3 सत्र हमारे होते हैं, शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और जो मानसून सत्र है, या जो एक बजट सत्र और जो ग्रीष्मकालीन सत्र है, जो नाम अलग अलग दिए हुए हैं। मानसून सत्र से पहले जो सत्र आता है ग्रीष्मकालीन सत्र, और बजट सत्र एक ही है, उनको एक ही नाम दिए हुए हैं। तो इस प्रकार 3 सत्र हमारे वर्तमान संसद में चलते हैं। तो इसी प्रकार कुल कितने सत्र संविधान सभा की बैठक के दौरान चले, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि कुल 11 सत्र चले थे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की जो संविधान निर्माण की बैठक का क्रम चला, उसमें 11 सत्र चले थे। अब हमारे पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्योंकि कई बार जो भारतीय संविधान सभा है उसको, उस पर कहीं क्वेश्चन मार्क्स लगते हैं कि एक तो यह संप्रभु नहीं थी, दूसरा क्वेश्चन मार्क इस पे लगता है कि यह निर्वाचित नहीं थी, यानी कि इसको जो भारतीय जनता थी उसका प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। तो इस प्रकार के कहीं क्वेश्चन मार्क्स भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में लगाए जाते हैं। तो इसके दोनों ही पहलुओं या दोनों ही दृष्टि से इसे देखा जा सकता है। तो सबसे पहले प्रभुसत्ता का जो प्रश्न है, तो उसको हम दोनों दृष्टि से देख सकते हैं। एक तो क्योंकि इसमें सबके सब व्यक्ति भारतीय थे, संविधान सभा जो थी उसमें समस्त व्यक्ति भारतीय थे और भारतीयों का समर्थन उन्हें प्राप्त था, इसलिए उसे हम प्रभुसत्ता या संप्रभु कह भी सकते हैं। किंतु दूसरी दृष्टि से हम देखें तो क्योंकि ये कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर और
भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर निर्मित की गई थी। जिन जिन दोनों विधेयकों को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा पास किया गया था और उस आधार पर इसका निर्माण हुआ था, तो इसे संप्रभु नहीं कहते हैं। मतलब जो संप्रभु नहीं कहते हैं, उनका तर्क यह है कि इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था और उस आधार पे हमने अपने संविधान का या संविधान सभा का निर्माण किया, तो वो अपना तर्क देते हैं, इसलिए संप्रभु नहीं है। और जो ये अपना तर्क देते हैं कि यह संप्रभु है, तो उनका कहना यह है कि भारतीय जनता का समर्थन इन्हें प्राप्त था, इसलिए यह संप्रभु है। इसके पश्चात जो दूसरा क्वेश्चन मार्क इस पे लगाया जाता है कि वह निर्वाचित थी और नहीं थी, तो जो इसके समर्थक हैं वह बताते हैं कि देशी रियासतों के जो सदस्य चुने गए वो राजा द्वारा चुने गए। तो कहीं ना कहीं देशी रियासत में जो सबसे बड़ा पद है वो राजा का होता है और इसके अतिरिक्त राजा वही होता है जिसको जनता का समर्थन प्राप्त होता है। अगर जनता का समर्थन प्राप्त ना हो तो कोई व्यक्ति राजा के पद पर अधिक समय तक नहीं टिक सकता। और ऐसे व्यक्ति द्वारा अगर किसी व्यक्ति को मनोनीत करके संविधान सभा में भेजा जाता है तो हम यह मान सकते हैं कि उसको जनता के प्रतिनिधि के रूप में उसे माना जा सकता है। समर्थकों का यह तर्क है। और जो इसके विरोधी हैं उनका यह कहना है कि एक व्यक्ति द्वारा समस्त जो जनता है उसका प्रतिनिधि कैसे चुना जा सकता है। अगर उसमें चाहे राजा देशी रियासतें थी वो भी अपने यहाँ निर्वाचन कराकर प्रतिनिधियों को चुनकर भेज सकती थी। तो दोनों ही पक्ष इसके अपने अपने तर्क रखते हैं। इसके अतिरिक्त जो ब्रिटिश प्रांत थे और जो कमिश्नरी क्षेत्र थे वहां से जो प्रतिनिधि आए थे उन प्रतिनिधियों का निर्वाचन भी जो वहाँ की विधान सभाएं और विधानमंडल थे उनके माध्यम से किया गया। यानी कि डायरेक्ट निर्वाचन हमको देखने को नहीं मिलता है संविधान सभा में। तो दोनों ही जो तर्क हैं चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, दोनों ही तर्कों को हमको स्वीकार करते हुए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन लिखित रूप में ऑप्शनल के रूप में इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। हाँ, लिखित रूप में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपने दोनों ही पक्षों को रखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त एक जो आक्षेप भारतीय संविधान सभा पर लगता है वह यह है कि जो भारतीय संविधान सभा थी वो कानूनविदों की सभा थी। तो इस आक्षेप को हम स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि आप अगर आप में से किसी ने मूल संविधान की प्रति को देखा हो और उसे पढ़ने का प्रयास किया हो तो आपने पाया होगा कि जो मूल संविधान है उसको पढ़ने में हमें बड़ी समस्या आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसमें बहुत अधिक कानूनी शब्दों का प्रयोग किया गया है। और जब संविधान सभा में कानूनविदों का वर्चस्व था तभी उसमें कानूनी शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अब स्वयं में अपने आप में एक वकील थे और कानून के अच्छे ज्ञाता थे, तो उन्होंने उस संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। तो इसलिए बहुत पेचीदगी शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। इसीलिए जो भारतीय संविधान है उसे वकीलों का स्वर्ग भी किसी विचारक द्वारा उसे वकीलों के स्वर्ग के रूप में उपाधि दी गई है। तो इसको हम स्वीकार कर सकते हैं कि कानूनविदों का इसमें वर्चस्व था। तो वो उसका लाभ भी है और उसकी हानि भी है क्योंकि वो जन सामान्य के पढ़ने में मुश्किल है। जन सामान्य उसको समझ नहीं सकता है बड़ी आसानी से। इसलिए वो कहीं न कहीं जो भारतीय संविधान है वो हर जनता को सुलभ नहीं है। सुलभ कहने का अर्थ यह है कि अब चाहे वो प्रति खरीद भी लेता है भारतीय संविधान की, किंतु उसको जब पढ़ने का अध्ययन करने का प्रयास करेगा तो उसके वो समझ में नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके लिए उसमें बहुत अधिक कानूनी शब्दों का प्रयोग किया गया है। और उसको सरल इसलिए उसका पक्ष में तर्क इसलिए दिया जा सकता है क्योंकि कानूनविदों का वर्चस्व संविधान सभा में था। इसलिए उन्होंने हर टेक्निकल पॉइंट को जहां-जहां कानूनी पेचीदगी आ सकती है उन कानूनी पेचीदगियों को देखते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया है। तो इसके दोनों रूपों में हम देख सकते हैं कि कानूनविदों के रहने से कुछ लाभ हमें हुए और कुछ हानियां भी हमें हुई। क्योंकि लाभ यह है कि जितने भी टेक्निकल पॉइंट्स हो सकते थे जहाँ पे कि विवाद भारतीय संविधान के लागू होने के पश्चात आ सकते थे, तो उन टेक्निकल पॉइंट्स को पुट आउट करते हुए उन्होंने उन टेक्निकल पॉइंट्स का सॉल्यूशन संविधान निर्माण के दौरान ही सुझा दिए थे, तो उसका हमें लाभ हुआ। हो सकता है कि अगर कानूनविदों का वर्चस्व भारतीय संविधान सभा में नहीं होता, तो भारतीय संविधान को
जो भारतीय संविधान का प्रारूप हमको देखने को मिलता है, वो इस प्रकार होता कि आज तक उसमें हज़ारों की संख्या में संशोधन हो चुके होते। तो इसके दोनों ही रूपों में हम इसे देख सकते हैं। उसके अतिरिक्त एक आक्षेप भारतीय संविधान सभा में और लगता है कि इसमें कांग्रेस की प्रधानता थी। तो इस आक्षेप को भी क्योंकि जो आक्षेप लगाए जाते हैं, वो आलोचकों द्वारा लगाए जाते हैं, तो इस आक्षेप को हमको स्वीकार भी करना होगा क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 299 मेंबर्स लास्ट में संविधान सभा में बच चुके थे और उसमें से जो 208 सदस्य थे या 208 मेंबर्स थे, वो कांग्रेस के थे। या जो पहली बैठक थी उसमें 390 में से मैक्सिमम 208 मेंबर्स किसके थे? कांग्रेस के थे और मुस्लिम लीग जो कि उस समय द्वितीय स्तर का दल था भारत में, उसके मात्र 73 मेंबर्स थे। तो यानी कि मुस्लिम लीग को अगर हम देखें तो आधे से भी कम प्रतिनिधित्व प्राप्त था और उसके अतिरिक्त जो अन्य प्रकार के दल भारत में थे, उन दलों को मात्र 1-1 सीटें मिलना और निर्दलियों को मात्र 8 सीटें मिलना, तो कहीं न कहीं यह दिखाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्चस्व भारतीय संविधान सभा में था। किंतु इसको स्वीकार करने के साथ-साथ हमको यह भी स्वीकार करना होगा कि तत्कालीन समय में जब 1985 में जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तब से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति जो जनता थी, उसका बहुत अधिक समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त था। तो जब जनता का समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त था, तो इसीलिए उसके अधिक से अधिक प्रतिनिधि चुन के भी जा सके क्योंकि भले ही उनको मनोनीत किया गया हो विधानमंडल के द्वारा, किंतु विधानमंडल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या जब अधिक थी, तभी तो भारतीय संविधान का सभा का निर्माण हुआ, उसमें भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या ज़्यादा हमको देखने को मिली। तो इसलिए इस आक्षेप को भी या जो ये कलंक भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में लगाया जाता है, इसको उतनी गहराई से देखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आज की परिस्थितियों में हम बात करें कि अगर आज एक संविधान सभा का गठन किया जाता है और आप जानते हैं कि इस समय बीजेपी के जो हमारा केंद्र में या बहुत से अन्य राज्यों में सरकारें हैं, वो बीजेपी की सरकारें हैं। तो इस समय अगर भारतीय एक संविधान सभा के गठन की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि जिसके पास अधिक सीटें हैं, उसके प्रतिनिधि कहीं न कहीं ज़्यादा चुनकर आएँगे। तो जैसी स्थिति वर्तमान समय में इसकी है, वैसी स्थिति को आप उस समय देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उस समय बहुत समर्थन जनता का प्राप्त था और इसके प्रभाव हमको इस रूप में भी हम इसे देख सकते हैं अगर हम उस समय तत्कालीन समय का अध्ययन नहीं किया है या उस समय हम थे नहीं, तो तब भी हम इसको समझ सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है और 1967 तक भी 1967 में थोड़े से समय के लिए कांग्रेस का डाउनफॉल होता है और नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि 1995 तक कांग्रेस का वर्चस्व ही भारत में देखने को हमको मिलता है। तो उस वर्चस्व को कम होने में समय लगा होगा। जो एक संख्या थी होगी कांग्रेस के वर्चस्व वाली, उसकी संख्या धीरे-धीरे जब घटी होगी, तब दूसरे दलों को जो दल थे उनको धीरे-धीरे मौका मिल पाया होगा। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुत अधिक समर्थन उस समय प्राप्त था जनता का। तो इस आक्षेप को भी हमने दोनों दृष्टि से देखने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त अब जो एक महत्वपूर्ण विषय बचता है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि संविधान सभा के जो विभिन्न स्रोत हैं, समय होने के कारण मैं उन पर अभी चर्चा कर पाऊँगा। तो कल के दिन में हम संविधान सभा के जो विभिन्न स्रोत हैं, उस पे बात करने वाले हैं और कुछ कुछ बिंदुओं पर मैं बात कर लेता हूँ कि स्थापना जो भारतीय संविधान अब इसको मैं बिल्कुल सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। मैं आपकी क्वेरीज़ भी नहीं ले पाऊँगा, मैं उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपकी क्वेरीज़ भी नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मुझे जाना है। तो आपकी जो क्वेरीज़ होगी कल के सत्र में आप बताने का बता देना, तो कल के सत्र में आपकी आज की क्वेरीज़ को भी मैं ले लूँगा और उनके जवाब आपको दूँगा। तो कुछ बिंदुओं के साथ अपने सत्र को समाप्त कर रहा हूँ कि जो स्थापना भारतीय संविधान सभा की हुई, वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुई। आज का निष्कर्ष ये है। इसके अतिरिक्त जो कुल सत्र हुए थे, वो 11 सत्र हुए थे और जो प्रथम सत्र है, वो 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चला और जो अंतिम 11वां सत्र है, वो 14
नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। इसके अतिरिक्त जो हस्ताक्षर के लिए विशेष बैठक बुलाई गई थी, वो विशेष बैठक 24 जनवरी 1950 को बुलाई थी। यानी कि 24 जनवरी 1950 को ही हस्ताक्षर करवा लिए गए थे भारतीय संविधान सभा में, और उसे 26 जनवरी 1950 को लागू करवाया गया था। तो इन चीज़ों का मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि आज का जो लेक्चर था वो आपके लिए कहीं न कहीं लाभदायक रहा होगा, और कहीं सारे आपने जो आपका ज्ञान है उसमें वृद्धि हुई होगी। तो इन बातों के साथ इसके लिए क्षमा चाहूँगा कि आपके कमेंट्स मैं नहीं ले पाऊँगा। कल के दिन आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, और काफ़ी कम साथी भी आज जुड़े हुए हैं, तो इसका भी खेद है। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अन्य लोगों को भी जो ये मैं कक्षा ले रहा हूँ इसमें जुड़ने के लिए कहें। धन्यवाद।